गुड मॉर्निंग सर। तो कल मैंने तुम्हें बताया था वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर एक यथार्थमापी है जो कि किसी, और ये मल्टीपर्पज टूल है, ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ये किसी गोल छड़ की व्यास माप सकता है, ये किसी होल की गहराई माप सकता है। होल की गहराई यहां से मापी जाएगी। ये किसी होल का व्यास माप सकता है कि ये होल, इसका व्यास कितना है। मान लिया ये स्लीव है तो ये इस स्लीव का आंतरिक व्यास माप सकता है, इसका बाहरी व्यास माप सकता है और इस होल की गहराई भी माप सकता है। अब आज तुम देखो कि ये प्रैक्टिकल बुक में, कॉपी में तुम इसको लिखोगे कैसे, विधि क्या है मापन की। तो सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों जॉ को आपस में मिलाकर वर्नियर का जीरो और मेन स्केल के जीरो को एक दूसरे के आमने सामने कर लेना है। वो क्या कहलाती है? शून्य त्रुटि चेकिंग। चेक करना जरूरी है, टूल को सबसे पहले निकाल के साफ करना है, सरफेस प्लेट पे रखना है। अब उतनी बड़ी सरफेस प्लेट हम यहां नहीं ला सकते, तो सरफेस वर्किंग टेबल पे काम करना, ठीक है। तो टूल के साथ बहुत ही सावधानी रखनी है, इसको हाथ से गिरने नहीं देना है। काम करने से पहले भी इसे साफ कपड़े से साफ करना है, ये नहीं किसी भी गंदे कपड़े से साफ कर दिया। कपड़ा मुलायम होना चाहिए ताकि इसमें जो लिखी हुई ग्रेजुएशन से हैं, जो रीडिंग लिखी हुई है इसमें 1 2 3 4 5 6 या छोटे छोटे जो ग्रेजुएशन कटी हुई हैं, वो तुम अगर एमरी टाइप का या कोई धूल वाला कपड़ा इसमें यूज करोगे तो इसमें स्क्रैच आ जाएंगे और माप सही नहीं आएगी। तो यदि इसमें शून्य त्रुटि है, यदि ये जीरो आगे जा रहा है तो धनात्मक त्रुटि है, उसको माइनस करना पड़ेगा रीडिंग में, और यदि पीछे रह जा रहा है तो वो ऋणात्मक त्रुटि है, उसको जोड़ना पड़ेगा रीडिंग में। तो इसमें माप सही नहीं आएगी, इसलिए जरूरी है कि जो टूल है वह त्रुटि रहित होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तभी माप उसकी एक्यूरेट आएगी। ये सावधानियां हैं, और कभी भी काम करते समय इसे हाथ से गिरना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसको लिखा कैसा जाएगा? कॉपी में लिखा जाएगा सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? यथार्थमापी द्वारा या वर्नियर कैलिपर द्वारा किसी गोल छड़ का बाहरी व्यास मापना। ये मेजरिंग प्रैक्टिस है तुम्हारी। अभी बाद में जब तुम इसे चलाना सीख जाओगे, इस छड़ का व्यास मापना सीख जाओगे, इस छड़ की ओवल्टी निकालना सीख जाओगे, टेपरनेस निकालना सीख जाओगे, तब उसके बाद तुम्हें फिर मैं क्रैंक शाफ्ट को इससे मापाऊंगा। फिर प्रैक्टिस चलेगी क्रैंक शाफ्ट की WOT निकालना वर्नियर कैलिपर की सहायता से। ये इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसकी जो लिस्ट काउंट है, यथार्थ माप है, वो है 0.02 mm। यानी जो वर्नियर का एक खाना है, उस एक खाने का मान है 0.02, अर्थात 1 मिलीमीटर को 50 भागों में डिवाइड किया हुआ है वर्नियर स्केल में। समझ में आई? जो मुख्य पैमाने का एक भाग है वो तो 1 मिलीमीटर का है, परंतु वर्नियर पैमाने का एक खाना 0.02 mm का है, वो है उसकी लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। समझ में आ गई? 1 मिलीमीटर को 50 से डिवाइड करके हमने देखा था कितना आया था, 0.02। यानी कि एक खाना इसका वर्नियर स्केल का एक खाना 0.02 mm के बराबर है। इसीलिए इसको हम यहां पर गुणा करते हैं। जो भी खाना यहां पर आया उसको चेक कर लिया और उसके बाद उसे 0.02 से गुणा कर दिया जाता है, तब जाकर उसकी सही माप का पता चल जाता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। वी ब्लॉक जरूर लेना। जब भी गोल छड़ है तो या तो तुम्हें वो हाथ में पकड़नी पड़ेगी, हाथ में पकड़ोगे तो उसमें लगाए हुए निशान मिट जाएंगे,
इसलिए वी ब्लॉक को भी साफ करना है, छड़ को भी साफ करना है पहले, और टूल को भी पूरी तरह से साफ कर लेना है, स्वयं के हाथों को साफ करना है, रखना है, तब जाकर इसका सही व्यास लेना है। ठीक है, तो लिखना कैसे है? सबसे पहले उद्देश्य लिखना है कि यथार्थमापी या वर्नियर कैलिपर द्वारा किसी गोल छड़ का बाहरी व्यास मापना है, आंतरिक व्यास नहीं। कौन सा? बाहरी व्यास मापना है। तो इसके लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट, आवश्यक उपकरण और औजार क्या क्या लगेंगे। उपकरण अलग चीज है, औजार अलग चीज है। औजार जो किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं, और सेफ्टी सबसे पहले है, उसके साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जो स्किल है, स्किल इज रिलेटेड विथ सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड टाइम। और जो कार्य दिया गया है उसको विद इन टाइम पूरा भी कर लेना है। ये नहीं कि एक ही काम को करने में पूरा दिन लगा दिया। जो काम 1 घंटे का है तो वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी तुम एकदम नए हो तो तुमसे नहीं होगा 1 घंटे में, इसीलिए तुम्हें हम बार बार प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद तुम्हें एक्चुअल जॉब, जो तुम्हारा काम है, क्रैंक शाफ्ट की WOT निकालना, किसी केम शाफ्ट की केम हाइट को निकालना, उसके जर्नल की मेजरमेंट लेना, केम जर्नल बेयरिंग का जो आंतरिक व्यास है बुश बेयरिंग का, उसको मापना, वो बाद में सीखोगे। कब? जब पहले तो तुम्हें टूल चलाना आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो जो इसमें टूल चाहिए वो टूल है कि सिर्फ हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए। अब वर्किंग टेबल जो है वो है इक्विपमेंट। सरफेस प्लेट बहुत जरूरी है। टेपरनेस नापने के लिए सरफेस प्लेट का होना जरूरी है। सरफेस प्लेट क्या होती है? एक समान होती है। टेपरनेस है कि ये कोई छड़ है, इसका यहां पर कितना व्यास है और यहां पर कितना व्यास है, यहां पर कितना व्यास है, 2-3 जगह पर मापेंगे तो टेपरनेस का मतलब होगा कि ये छड़ को हमने 2 सिरों पर नापा, एक इस तरफ एक इस तरफ। यदि व्यास में अंतर आया है, यदि यहां ये 22 mm की है और यहां आने के बाद ये 21 mm की हो जाती है, तो इसका मतलब है ये गोल नहीं है, ये टेपर है। यानी इसका यहां 22 mm आ रहा है और यहां 21 mm आ रहा है, ये 21 mm आ रहा है, तो ये टेपर है। ठीक है, ये मैंने राउंड बनाने की कोशिश की है फ्री हैंड, लेकिन तुम इसे कॉपी में बनाओगे तो प्रकार की सहायता से पूरा वृत्त बनाना है, वही गोल होगा। तो इसका व्यास हर जगह, चाहे AB पे नापोगे तो उतना ही होगा, CD पे नापोगे उतना ही होगा, EF लगा दो, एक और नाप लो उतना ही होगा, GH पे नापोगे उतना ही होगा। जितनी तुम ज्यादा माप लोगे उतनी तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतना एक्यूरेसी के साथ काम करने लगोगे। और यदि ये सारे व्यास एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब है कि ये छड़ गोल है। पर एक परिस्थिति यह आ सकती है कि इसका AB पर व्यास बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं भी है तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, CD पे कम हो सकता है। तो इसमें जो ज्यादा व्यास है उससे कम व्यास को हम घटा देंगे, तो सबसे अधिकतम लेना है। यहां पर जो अधिकतम व्यास आ रहा है, आउटर व्यास, उसमें से न्यूनतम को घटा देंगे तो इसकी ओवल्टी निकल जाएगी। ठीक है, मेजरिंग प्रैक्टिस के लिए तुम इस छड़ को, गोल छड़ को कई भागों में डिवाइड करके इसकी अलग अलग जगह पर भी ओवल्टी निकाल सकते हो। क्रैंक शाफ्ट के केस पे करना पड़ेगा उसको, ताकि जब वो ग्राइंडिंग के लिए जाएगी, जब वो टर्निंग के लिए जाएगी, तब उसमें जो अधिकतम घिसावट है उसको बराबर करना पड़ेगा। फिर सारे के सारी क्रैंक पिनों को और मेन जर्नल्स को एक ही साइज का बनाना पड़ेगा, वहां पर निकालनी पड़ेगी तुम्हें इसकी ओवल्टी भी और टेपरनेस भी। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट पे काम करने से पहले तुम्हें इस तरह की गोल छड़ पे प्रैक्टिस पहले कर लेनी। तो व्यास मापने का तरीका मैंने पहले बताया था कि पहले इन दोनों, इस लॉक नटों को लूज कर लेना है, लॉक स्क्रू को, और इन दोनों जबड़ों को आपस में मिला लेना है। दोनों 0, यानी वर्नियर का 0 और ये मेन स्केल का 0 एक लाइन में होने चाहिए, कोई शून्यंक त्रुटि नहीं है। नया टूल है दोनों, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी।
ठीक है, 250 mm का भी नया ही है ये टूल और 300 mm वाला भी नया है, ये हम पहले ही चेक करके रखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। अब क्या करेंगे, इसे लूज करके मूवेबल जॉ ही खिसकेगा, स्लाइड होगा, क्योंकि वो मूव हो सकता है इसीलिए उसका नाम है मूवेबल जॉ। इसे खोल के हमने इस छड़ के साथ लगाया। क्या बताया था मैंने, ये दोनों सिरे एक इस छड़ को टच करने चाहिए। ये नहीं कि मैं इसको उठाऊं तो ये छड़ भी उठने लगे, या फिर ये इसमें इन दोनों सिरों को टच ही ना करे, ऐसा भी नहीं होना। दोनों सिरों को टच करना चाहिए। इसे निकाला और हमने इसे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य ये जो वर्नियर का जीरो है ये मुख्य पैमाने के किस जीरो की सीध में है। वर्नियर का जीरो मुख्य पैमाने के किस खाने की सीध में है। जहां पर वर्नियर का जीरो जिस भी खाने की सीध में है मुख्य पैमाने के, तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है, 1 मिलीमीटर का है। तो यहां पर यह आया है 21 को तो इसने पार कर लिया है, लेकिन 22 के तक नहीं पहुंचा है, 22 तक नहीं पहुंचा है। 21 से यह काफी दूर है और 22 के काफी करीब है, लेकिन एक सीध में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, पूरी माप लिखेंगे 21 mm। जब ये लिखना है, ये लिखने से पहले आप इसमें कई चीजें लिखेंगे। टूल्स एंड इक्विपमेंट में आपने लिख लिया वर्नियर कैलिपर, वी ब्लॉक, सरफेस प्लेट एंड वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल के ऊपर सरफेस प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर वी ब्लॉक को रखना है और तब उसके ऊपर छड़ को रखना है। समझ में आ गई। रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल क्या चाहिए, साफ कपड़े चाहिए। टूल्स को साफ करने के लिए अलग किस्म का कपड़ा, मुलायम, और जॉब को, वी ब्लॉक को भी साफ करने के लिए मुलायम कपड़े से, वी ब्लॉक के भी स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए। सरफेस प्लेट को भी फर्स्ट क्लास मुलायम कपड़े से साफ करना, सरफेस प्लेट पर भी स्क्रैचिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ करके क्लीन, नीट एंड क्लीन सरफेस बनाने के बाद ही फिर टूल का प्रयोग करना। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिएगा वो होगा साफ कपड़ा और धूल वूल साफ करने के लिए डस्टर क्लॉथ, ठीक है, या कॉटन वेस्ट से पूरी धूल वगैरह साफ कर ली, उसके बाद मुलायम कपड़े से उसको साफ किया। फिर क्रियाविधि क्या होगी, सर्वप्रथम जॉब को कॉटन वेस्ट से साफ किया, वी ब्लॉक को साफ करके, सरफेस प्लेट को भी साफ करके उसे सरफेस प्लेट के ऊपर रखा। इसको लिखना है 1 2 3 4 करके। दूसरा लिखना है साफ मुलायम कपड़े से वर्नियर कैलिपर को साफ किया, कैलिपर के मूवेबल जबड़े को मूव करके मेन स्केल के जीरो के साथ मिला के शून्य त्रुटि चेक कर ली। वर्नियर पैमाने की शून्य वाली रेखा मुख्य पैमाने की शून्य रेखा के एक सीध में होनी चाहिए। तो तुमने चेक कर लिया है, तो एक सीध में थी, चेक किया हमने, शून्य त्रुटि नहीं थी, ऐसा लिखना जरूरी है। यदि शून्य त्रुटि है तो उसको मेंशन करना है, यदि नहीं है तब भी उसको लिखना है। शून्य त्रुटि चेक की, शून्य त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू को ढीला करने के बाद ही तुम इसे हिलाओगे। ये नहीं कि लॉकिंग स्क्रू टाइट है और लगा रहे जोर इसको हिलाने के लिए, ये नहीं हिलेगा और जोर लगाओगे तो वो तो कोई भी चीज हिलेगी, इससे टूल भी खराब होगा। समझ में आ रही। तो टूल की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, तुम्हें सेफ्टी फर्स्ट में ही बता दी गई थी, स्वयं की सुरक्षा, टूल्स की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा एंड जनरल सेफ्टी। समझ में आ रही। तो कार्य करते समय हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना है। स्किल इज व्हाट, सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड टाइम। सुरक्षा, यथार्थता और समयबद्ध तरीके, समयबद्ध, एकदम जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पर यह कार्य हो जाना चाहिए। कैसे, विथ सेफ्टी एंड एक्यूरेसी। अंडरस्टैंड। तो वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू को ढीला करके मूवेबल जॉ को
हिलाकर छड़ के कई हिस्से कर लेने हैं तुम्हें। एक ही जगह पर नहीं मापा जाएगा, कई जगह पर मापा जाएगा कि ये सही राउंड है या नहीं है, ये ओवल है, टेपर है, कैसी है, ये पिन है, ये लॉकिंग पिन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये लॉक करने के लिए जगह बनी हुई है, और इसमें यहाँ पर ये कीवे भी बना हुआ है। ये जो कट है ये है कीवे, इसमें एक लॉकिंग डिवाइस की लगेगी टेपर की, ठीक है। तो कोशिश की जाए गोल छड़ का, अभी यही मिली, गोल छड़ें बहुत हैं हमारे पास, बहुत सारे बोल्ट हैं, उनको मापोगे। उसको लाके उसके बाद इसमें टच किया और लॉक स्क्रू को लॉक कर दिया। लॉक स्क्रू द्वारा लॉक क्यों किया जाता है? ये लॉक स्क्रू को अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिल जाएगा। गुड, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये हिल जाएगा तो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगी, इसीलिए ये रखा जाए। और ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू क्यों है? क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन आ सकता है, ऊपर नीचे की साइड प्ले हो सकती है या एंड प्ले हो सकती है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है। क्लियर है? इसको रखने के बाद फिर ढीला करके मूवेबल जॉ को खोलकर सावधानी पूर्वक गोल छड़ के व्यास को कई स्थानों पर मापा। एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर मापा। जो माप पाई गई वह निम्नवत है। फिर ऐसे तुमने एक पूरा चार्ट बना लेना है, एक पूरा डेटा तैयार करना है, डेटा शीट, कि तुमने करा तो करा क्या। फर्स्ट में क्या लिखना है? क्रम संख्या, वह स्थान जो तुमने यहां पर बनाए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी कर सकते हो, ठीक है। यदि यहां पर मैंने लिखा है मुख्य पैमाने के, फिर क्या लिखना है? क्रम संख्या, स्थान, फिर नेक्स्ट बनाना है मुख्य पैमाने की माप। मुख्य पैमाने में जो कुछ लिखा हुआ आ रहा, जैसे यहां 21 mm आया तो 21 mm लिखा। फिर वर्नियर पैमाने की माप, इस वाले खाने में लिखना है वर्नियर पैमाने की माप 45 इंटू 0.02 यानी 0.90 mm। यानी ये A मान लेते हो, ये B मान लेते हो। अब कुल माप A प्लस B, यहां मैंने कैपिटल यूज किया है तो यहां स्मॉल यूज किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ रही? अगर यहां भी मैं यही कैपिटल A लिख लेता तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता था। इसी तरह से तुमने अगर ऐसे ही लिख दिया तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो सकता है। तुमने काम सही भी किया तब भी तुम्हें उतने नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। और ये चीजें एग्जामिनर जब तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा तो बेटे फाइनल में, और हम लोग नहीं ले होंगे तुम्हारे एग्जामिनर, कोई और होंगे, दूसरे व्यक्ति को देख के तुम्हारे हाथ पैर और हिलेंगे, उसके हिलेंगे जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जिसने खूब सारा काम किया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही पता चल जाता। काम करना तुम्हारे टूल को देखकर, तुम्हारे जॉब की सफाई वगैरह देखकर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से ही एग्जामिनर पता कर लेता है। तो कुल माप हो गई A प्लस B, यानी मुख्य पैमाने की माप और वर्नियर पैमाने की माप, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गई कुल माप। फिर दूसरे स्थान पर मापा हमने क्रम संख्या 2, उसको नाम दे दिया दूसरे स्थान का स्मॉल c और d। यहां पर की माप मुख्य पैमाने की 21 mm ही थी, परंतु वर्नियर पैमाने का 39वां खाना मुख्य पैमाने के किसी भी खाने की सीध में था। तुम्हें मुख्य पैमाने के फिर खाने से कोई मतलब नहीं है। तुमने मुख्य पैमाने का खाना कब देखना है? जो वर्नियर के 0 के सामने है, बस उससे मतलब है तुम्हें। अब जो नेक्स्ट मतलब है वह है कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने की सीध में आ रहा है। उस खाने को देखा तो वो था 39वां खाना, तो ये हो गया 0.78 mm, क्योंकि एक खाने का माप है 0.01, तो 39 गुणा 0.02 बराबर 0.78। ये 0.01 मेरे मुंह से निकल गया था, वो नहीं है, वो होता है माइक्रोमीटर का,
ठीक है। जब तक हाथ साफ नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें माइक्रोमीटर दिखाऊंगा भी नहीं, ठीक है। पहले ये 0.02 वाला क्लियर हो जाए, अभी इसके बाद फिर वर्नियर डायल कैलिपर दिखाया जाएगा जिसमें ये इतने देखने की जरूरत नहीं, उसमें डायल है, तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। इस तरह से कई जगह पर माप, अब हमने यहां पर दो मापें ली हैं, दोनों मापों में अंतर आ गया। एक माप है 21.90, दूसरी आ गई 21.78। तो इसमें हमने बड़ी माप से छोटी माप को घटा दिया तो इसकी 0.12 mm की ओवल्टी आ गई। टेपरनेस के लिए तुम्हें इस तरह से मापना पड़ेगा, एक माप इस सिरे पे लेनी पड़ेगी और दूसरी माप इस सिरे पे लेनी पड़ेगी। तब इन दो मापों में जो अंतर आएगा वो उसमें से बड़ी माप से छोटी माप को घटा दोगे तो वो टेपरनेस आएगी। एक्चुअली ये तुम्हें इसलिए कराई जाती है कि जब इंजन चलता है तो जब भी कोई भी वस्तु अपने धुरे पर घूमती है तो उसके कारण उसमें कई बल पैदा हो जाते हैं। एक बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका प्रभाव बाहर की तरफ को होता है, और इसके साथ साथ ही एक एक्सियल मूवमेंट पैदा हो जाती है, वो वस्तु अपने अक्ष पर थोड़ा आगे पीछे चलने लगती है। इसके कारण होती है शियर यानी खरोंच होती है। उस खुरचन के कारण यहाँ घिसावट होती है, वो क्रैंक पिन पे होती है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, रिवॉल्विंग मोशन पे चल रही है, और उसके साथ कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे दबाव पड़ रहे हैं, तो वो शाफ्ट में थोड़ा सा एक्सियल मूवमेंट हो सकती है। थ्रस्ट वाशर के घिस जाने के कारण या थ्रस्ट बेयरिंग के वर्नआउट हो जाने के कारण क्रैंक शाफ्ट में आगे पीछे की चाल आ सकती है, तो इस वजह से वो क्रैंक पिनें टेपर हो जाती हैं। क्रैंक पिन भी टेपर हो सकती है और मेन जर्नल भी टेपर हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर टेपरनेस नापनी जरूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने लिख लेना है, फिर कई जगह पर मापना है और इसको चार्ट को लंबा बनाते जाना है। ये नहीं कि सर ने 2 लिख के दिया था ऐसे ही लिख दिया और छुट्टी है, मैं आके चेक करूंगा सबको, अभी चेक करूंगा काम कराते कराते 5-7 जगह पर इसको चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये रीडिंग लिख लेने के बाद लास्ट में लिखनी है सावधानियां। सावधानियां, सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानी में ये लिखना है कि काम करने से पहले टूल को, जॉब को, वर्किंग टेबल को, सरफेस प्लेट को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। वर्नियर कैलिपर को कभी भी हार्ड या ऐसे कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए जो कि इसके ग्रेजुएशंस को मिटा सके। साफ मुलायम कपड़े से इसे साफ करना। कार्य करते समय टूल हाथ से गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। कार्य करने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। यदि शून्य त्रुटि है तो उसे नोट कर लेना चाहिए, नहीं तो नया टूल ले लेना चाहिए। हम तुम्हें पहले ऐसा टूल देंगे ही नहीं जिसमें कि शून्य त्रुटि हो। किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वैल्यूएबल है, और यदि उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, दी गई टॉलरेंस ठीक नहीं है, जो दी गई है टॉलरेंस उससे ज़्यादा या कम है, तो फिर वो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, वो नुकसान है। कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं कराना चाहेगी। ये 3,500 का टूल वो उसका लाखों का नुकसान कर सकता है, समझ में आ गई। इसलिए इसकी कैलिब्रेशन होती है, चेकिंग होती है, और कंपनियां इसको 6 महीने में भी बदल सकती हैं और साल भर में भी बदल सकती हैं, समझ में आ रही। जहाँ बहुत ज़्यादा काम है तो ये बार बार फ्रिक्शन होगा, बार बार हम इसको जहाँ भी डाल रहे हैं तो ये घर्षण हो रहा है। अभी ये यहाँ पर ज़बरदस्ती गया है तो फिर भी ये चला गया, यहाँ ये नहीं जा रहा, और तुम इसको ज़बरदस्ती डालोगे तो ये फ्रिक्शन के कारण इधर त्रुटि आ सकती है। तुम्हारी आंखें उसे चेक नहीं कर सकती हैं पर त्रुटि आ सकती है। और जब वो प्रिसीजन टूल्स हैं आजकल, जो भी क्वालिटी चेक होता है वो सब कंप्यूटराइज्ड है, कैमरे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के पास सब कुछ है, ठीक है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक कार्य करना है और दिमाग को शांत रखना है।
So have a great day.